नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एस. भंडारी। डॉक्टर साहब आज हमें किडनी के रोगों से संबंधित विषयों पर जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सबको नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप जिस चीज़ के विशेषज्ञ हैं किडनी रोगों के, तो ज़रा सा हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि किडनी रोग होते क्यों हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं किडनी रोगों के। अब किडनी रोग आजकल काफ़ी संख्या में आप लोग भी सुन रहे होंगे, किडनी के मरीज आ रहे हैं डायलिसिस यूनिट, और लोग काफ़ी परेशान भी है और सरकार काफ़ी डायलिसिस यूनिट भी खोल रही है, प्राइवेट में भी बहुत काम हो रहा है। तो इसका जो मुख्य कारण हम देख रहे हैं वो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। सबसे मुख्य कारण तो यही है। 10 में से आप 7 मान के चलिए कि शुगर और ब्लड प्रेशर के ही मरीज होते हैं जी। और ये शुगर और ब्लड प्रेशर में भी उन्हीं को होता है जिनका ब्लड प्रेशर या शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है, यानी काबू में नहीं रहता है। काबू में नहीं रहने की बहुत सारी वजह हैं, पर उसमें से मुख्य वजह है कि जो भी हम इलाज लेते हैं तो उसको देखते नहीं है कि उससे हमारा कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है जी। हम सिर्फ अगर ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम कहते हैं ठीक है, और अगर ठीक महसूस नहीं कर रहे तो हम कहते हैं ठीक नहीं है, जबकि हमारे को बराबर इसको नाप के देखना चाहिए कि वो कंट्रोल है या नहीं है, और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या किसी भी विशेषज्ञ की सलाह लेके इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा जो कारण है वो हमारे देश में इन्फेक्शन होना गुर्दे का, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है हमारे देश में, तो इन्फेक्शन है, और अनुवांशिक भी होती हैं, कुछ जेनेटिक्स होती हैं जिससे आता है। तो यही 4 और 5 मुख्य कारण हैं हमारे। और इसके लक्षण ये होते हैं कि शुरुआती स्टेज में इसमें हमारे पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, यहाँ से शुरू होता है। हम इस सूजन को कई चीज़ों में समझ सकते हैं, कई बीमारियों में सूजन आ सकती है, जैसे कि खून की कमी, हार्ट की, लीवर की प्रॉब्लम, वो किडनी में भी सूजन से ही शुरुआत होती है। कई लोग सर सूजन को इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आपको जैसी सूजन हो रही है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मेरा इसमें ये कहना है कि जब भी सूजन होती है और उसके कई कारण हो सकते हैं, तो आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर जांच करा लें जी। और जांच करा के देख लें कि सूजन का क्या कारण है। और मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा खास कारण नहीं आएगा, कुछ केसेस में आएगा, और अगर उसको सही समय पर हम देख लें तो हो सकता है हम उसको आगे बढ़ने से बीमारी को रोक सकें। सर, आम लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिससे किडनी प्रॉब्लम्स उन्हें हो ही ना। हाँ, अब कुछ हद तक, क्या मेरे हिसाब से आप सही कह रहे हो, बिल्कुल काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। मैं भी महसूस करता हूँ कि किडनी की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी। और अगर हम देखें तो उसमें सबसे मुख्य कारण शुगर और बीपी बताया मैंने। तो अगर हम इसी को कंट्रोल कर लें तो मेरे हिसाब से हम किडनी की बीमारी को 60-70% तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो कभी भी इतनी नहीं बढ़ेगी कि जिससे कि आदमी को डायलिसिस की नौबत आए या गुर्दा बदलवाना पड़े, जिसे किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं जी। अब शुगर के लिए ऐसे कोई बहुत बड़े डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, फिजिशियन भी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी देख सकते हैं, पर मुख्य ज़रूरत है इलाज लेने की और उसे अपने आप बंद नहीं करना, उसे डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आगे मैनेज करना, और साल में एक बार जांच जरूर करा लेना इसकी। इसके अलावा जो और कारण मैंने देखे हैं वो ये है कि दर्द की दवाओं का सेवन करना अत्यधिक मात्रा में, वह भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। अब किसी को भी दर्द होता है तो वो अस्पताल जाना, डॉक्टर के लिए इंतज़ार करना, उसकी फ़ीस देना, फिर दर्द की ही दवाई लेना, तो वो ये शॉर्टकट लेते हैं कि सीधा जाकर दुकान से दवाई लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अगर हम अपनी भी मैं बात करूं तो हम लोग अक्सर यही करते हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ, पेन किलर खाई और ठीक हो गए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। इसमें क्या है कि ये हमारी सोच है कि भाई हम जाएंगे, ये सब करेंगे, दर्द हो रहा है तो दवाई खा लेते, ठीक नहीं होगा तब देखेंगे। तो हम लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, और जो दवाई के सेवन से गुर्दे खराब होते हैं दर्द की गोली से, उससे अगर हमें बचना है तो दर्द क्यों हो रहा है इसका कारण जान के उसका इलाज लेना और दर्द की दवाई का सेवन कम से कम करना। सर, अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो ऐसा अक्सर हम मानते हैं क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, साफ हवा है, तो
कम होनी चाहिए इस तरह की बीमारियां लोगों को, लेकिन आज किडनी रोग पहाड़ों में भी पैर पसार रहा है। तो क्या कारण है इसका? खान पान या कि क्लाइमेट, क्या क्या रीजन है? क्लाइमेट तो बिल्कुल रीजन नहीं है, पहाड़ का तो वातावरण बहुत शुद्ध होता है जी। और खाना पीना भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मुझे अपना बचपन याद है, जब हम अपने गांव जाते थे, मेरे पिताजी वैसे फौज में रहे तो हम लोग छुट्टियों में जाते थे, हमें बहुत लगाव था। तो तब हमारे गांव में सब लोग पतले दुबले हुआ करते थे जी, कोई भी मोटा नहीं था। आज की डेट में मैं देखता हूँ तो हमारे गांव में ही ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। मतलब अगर कोई मोटा नहीं है तो कम से कम पतला तो कोई भी नहीं दिखता, 10 में से 1-2 ही दिखते हैं। तो हमारे रहन सहन में ही बदलाव आ गया है, और उस रहन सहन के बदलाव सुविधाओं की वजह से आया है या फिर खान पान से आया, मिलावट से, जो भी वजह से आया है, उससे हमारे अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर के वो बढ़ गए हैं। और डॉक्टर की सलाह समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती है कई लोगों को, तो वो अपने हिसाब से ही दवाइयाँ लेते हैं, और दवाइयाँ मिलती भी है। परचून की दुकान तक में दर्द की गोलियाँ मिल जाती है, हरे रंग के पत्ते की गोलियाँ, तो उसका सेवन हो रहा है। अब कोई गांव में अकेला रह रहा है, माता जी हैं, बच्चे दिल्ली में काम कर रहे हैं, अब वो डॉक्टर के पास जा नहीं पाती या नहीं जाना चाहती, जो भी है, पर वो दवाई लेने के लिए दुकानदार के पास चली जाती हैं। वो अपना दुख बताती हैं तो लोग दवाई लाके दे भी देते। तो मेरे हिसाब से रहन सहन और वजन बढ़ना, शुगर और बीपी का बढ़ना, दर्द की दवाइयों का सेवन करना ही मुख्य कारण है हमारे पहाड़ों पे। जी सर, जैसे कोई भी एक वृक्ष होता है, उसका एक बीज होता है, तो आपका भी एक शुरुआत कहाँ से हुई है? कौन प्रेरणा रहे आपको कि आपको डॉक्टर बनना है? ये बहुत ही ऐसा सवाल है कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं कभी भी डॉक्टर बनने का नहीं सोचा जी। मेरे पिताजी फौज में थे, तो हमारा तो फौजी थे, तो हमें भी लगता था कि शायद हम वही ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम पढ़ने और खेलने दोनों में ही ठीक ठाक थे। तो फिर जब मैं अपना एनडीए का इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं आओ, आप पढ़ाई करो। और मैंने इंजीनियरिंग, मेडिकल सबके एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरा मेडिकल में भी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ। तब तक भी मैं डॉक्टर बनने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था। बस ये था कि काम करना है, देश की सेवा करनी है, अपना जो है लोगों के लिए कुछ करना है, और अपना भी जो है अपना भी कुछ करें, अच्छा काम, समाज में कोई नाम हो, स्थान हो, माता पिता का नाम हो। तो मेरे को इंजीनियरिंग डॉक्टरी दोनों मिल रहा था। मेरा ब्रदर इंजीनियर था, तो उसने मुझे कहा कि तुम डॉक्टरी में चले जाओ। तो मैं चला गया, और फिर मैंने देखा वहाँ पर इतनी परेशानियाँ आई मेरे को, लोगों की परेशानियाँ देखी, अपने पढ़ने में देखा, इतना मिसमैच था समाज और डॉक्टरी में, हमारी पढ़ाई में और समाज में बहुत बड़ा गैप है। तो वो जब मैंने देखा तो धीरे धीरे करके, अब मैं दिल्ली में था, फिर दिल्ली से मैंने सोचा नहीं, अब मैं पहाड़ की तरफ ही आता हूँ, क्योंकि मुझे पहाड़ पे काम करना है। ये गैप बहुत ज़्यादा है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई इलाज कैसे कराएं, उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। धीरे धीरे करके वो मन में जो पिताजी माताजी ने हमारे जो डाले थे संस्कार, उसकी वजह से ही है। बाकी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही बनूं, बस मैं तो काम करना चाहता था। अच्छा जी सर, तो वो पहला प्राउड मोमेंट क्या था कि जब आपको गर्व हुआ कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैंने जान बचाई है? ऐसा तो कभी नहीं आया, बस ऐसा गर्व कभी भी नहीं आया कि मैंने किसी की जान बचाई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आया कि जब मुझे ये लगा कि मैंने डॉक्टर जब बना था तो मैंने सोचा था जो गरीब होंगे उनकी भी फ्री में सेवा कर दूंगा, उसको हम पूरा नहीं कर पाते अच्छे से। तो वो ज़रूर हमारे को कभी कभी लगता है। हम पहले बहस भी करते थे, अरे किसी के पास पैसे नहीं है तो हम फ्री में कर देंगे। तो हमारे कुछ साथी बोलते थे तुम्हें भी पता नहीं है कि सब चीज़ों में कितनी मेहनत और कितना काम लगता है, नहीं कर पाओगे जी। तो हम पूरा नहीं कर पाते, उस बात का दुख जरूर है, ऐसा कोई गर्व नहीं हुआ हमें, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। अच्छा लगता है, बस काम करते हैं, जब कोई चीज़ में सफल हो जाते हैं, किसी की जान बच जाती है तो उस दिन चैन की नींद आ जाती है, किसी दिन दुख भी होता है, चलता रहता है सब। सर हमने पहाड़ों की बात करी, गरीबों की बात करी, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनको कितना अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं भी मिल पा रही हैं या नहीं? इसका ये तो
सही मायने में तो बहुत परेशानियों से उनको जो सुविधा मिल रही है, सरकार कर तो रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है उनके लिए। जो गांव में लोग रहते हैं उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं जहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए और लोगों को देखना चाहिए, वो ज़्यादातर सरकार के दूसरे कामों में लगे हुए, बीमारियों को रोकथाम वाले विभाग में वो ज़्यादा काम करते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपना समय नहीं दे पाते हैं लोगों को, तो लोगों को सुविधाएं तो नहीं मिल पा रही है पूरी, इसीलिए लोग प्राइवेट की तरफ दौड़ रहे हैं जी। और आप देखेंगे तो 60 से 70% जो है आजकल प्राइवेट काम कर रहा है, सरकारी पे कम काम हो रहा है और लोग भी प्राइवेट की तरफ ही दौड़ रहे हैं, जबकि सरकार ने इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बना दिया, ये भी कर दिया है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है, ये स्थिति ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। किस तरह से सर इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों को? बहुत मुश्किल सवाल है ये, मतलब एक लाइन में तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, पर इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे सरकार को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब समाज को, और पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, और ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि चल रहा है। नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल से 5-6 साल में काफ़ी बढ़ जाएंगे जिस तरह से चल रहा है, पर इसमें पॉलिटिकल विल पावर बहुत बड़ी चाहिए, और जो जीडीपी हमारा खर्च होता है, जो सरकार खर्च करती है लोगों पे, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। 3-4 गुना जब बढ़ाएंगे तब हम जो है मूलभूत सुविधाएं दे पाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बनाना पड़ेगा सॉलिड कि प्राइमरी हेल्थ, फिर मरीज को ट्रांसपोर्ट करना सेंटर पे दूसरे, ये सारी सुविधाएं सरकार को देनी पड़ेगी कम से कम गरीब लोगों के लिए, तब जाके ये होगा। अब जितना सरकार खर्च कर रही है उस पर तो ये सब संभव नहीं है। कितना दूर है अभी आपको लगता है ये लक्ष्य हासिल कर पाना? ये सही मायने में तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना दूर है, पर इसमें मेरे ख्याल से जब हमारी जनसंख्या अगर हमारी कंट्रोल होती है, हम अभी से प्रयास करते हैं, तो शायद हम 15 साल के आसपास में जाके लोगों को राहत दे पाएँ और वो लोग हेल्थ से थोड़ा सेटिस्फाई हो पाए, नहीं तो कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते हेल्थ से। सर, एक महामारी, हमने एक ऐसा टाइम देखा जो कभी किसी ने उम्मीद नहीं किया था, कोरोना का। तो कोरोना के लिए जो जितने हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना खतरनाक है कोरोना? कोरोना किडनी के मरीजों के लिए खतरनाक है, क्योंकि कोरोना काल में एक चीज़ देखने को आई कि सब लोगों को परेशानी नहीं हो रही है जी। जो लोग शुगर है, बीपी है, या शरीर में कोई और बीमारी है जिससे कि उनका शरीर डाउन है, उनकी इम्यूनिटी कम है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, जिसमें किडनी का रोग प्रमुख है और कैंसर, इस तरह का इलाज चल रहा है, किसी को लंबी बीमारी है और जोड़ों के दर्द में कोई स्टीरॉयड खा रहा है, उन सब लोगों को कोरोना ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और उनमें कोरोना बहुत घातक भी साबित हुआ है। तो किडनी के मरीज में अगर होता है और नॉर्मल आदमी में होता है तो फ़र्क साफ देखते हैं। जो स्टडीज़ हुई हैं अभी, जो मतलब रिसेंट हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है काम, उसमें देखा अगर उसमें मरने की संख्या मरीजों की 5 से 6% है जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं, तो इसमें 30% तक है, यानी 100 अगर लोगों को हुआ है तो 30 लोगों को बचा पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा उनके इलाज में खर्चा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ती है, वो ज़्यादा लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, उनमें ज़्यादातर लोगों को डायलिसिस और अन्य दवाइयाँ भी ज़्यादा चलती है और उनको सब दवाइयाँ भी नहीं दे सकते। इलाज मुश्किल है और ज़्यादा खर्चीला है और उसके रिज़ल्ट भी उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते जितना अन्य में मिलता है। लेकिन यहाँ फिर भी हमारे जो देश में हमारे कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया है, तो काफ़ी लोगों, किडनी के मरीजों को कोरोना हुआ और वो अब ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले बहुत घबरा गए थे सब लोग, हम भी घबराए थे, लेकिन अब वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और वो बहुत खुश भी हैं कि हम इस काल से निकल। इसी के साथ सर हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन भी बनाई और अब लग भी रही हैं, आपको भी लग चुकी हैं, तो काफ़ी डर है लोगों में कि साइड इफ़ेक्ट्स के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है वैक्सीन लगा के, और जो लोग डरे हुए हैं, हमारी जो ऑडियंस डरी हुई है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैक्सीन, देखिए वैक्सीन थोड़ा बहुत जल्दी आई क्योंकि बीमारी इस तरह की थी कि पूरे विश्व में फैल गई, ग्लोबल हुई और बहुत तेज़ी से फैली और सब चीज़ों पे इसने असर डाला, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज़ पे, नौकरी, सब पे असर पड़ा।
वैक्सीन थोड़ा जल्दी आई तो डर तो रहेगा सब लोगों में कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। इवन मेडिकल लोग भी घबराए शुरू में। वैक्सीन लेकिन काफ़ी जो इतना ट्रायल किया वो सब सेफ है। अब तो हमारे देश में काफ़ी डॉक्टर्स और काफ़ी मेडिकल स्टाफ को लग चुकी है और मैंने भी वैक्सीन ली और वैक्सीन लगने के बाद माइल्ड साइड इफ़ेक्ट तो सबको आते हैं, जैसे कि हल्का सा गले में खराश होना या थोड़ा सा बदन दर्द होना एक दिन के लिए। अब कभी कभी बुखार भी आ सकता है, लेकिन वैक्सीन से कोई ऐसा नुकसान नहीं है। माइल्ड साइड इफेक्ट्स तो सर नॉर्मल जैसे बच्चों को इंजेक्शंस भी लगते हैं उनके भी बिल्कुल उसके भी हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, इस वजह से लोगों में डर बैठ गया है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन लगाएंगे अगर उनको कोरोना होता भी है बाद में, वो माइल्ड रहेगा या तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो वो इतना सीवियर नहीं होता है जितना कि वो वेंटिलेटर की नौबत आए। जैसे हम टीबी की जिसको वैक्सीन लगती है तो ये माना जाता है उसको कभी भी दिमाग का टीबी नहीं होगा, हल्का फुल्का टीबी हो सकता है और वो इलाज से ठीक हो जाता है। तो हमें आगे अपनी अगर जीवन को बचाना है और उससे करना है तो वैक्सीन एक ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है और इसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने भी खुद जाकर अपने वैक्सीन लगाई है, इसी मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको लगाएं। कोई साइड इफेक्ट आपको महसूस हो रहा है? मेरे को साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन साइड इफेक्ट जब खत्म हुआ तब पता चला। मेरे को हल्का सा बदन में दर्द हुआ था, लेकिन मैं अपने काम पे चला गया, मैंने अपना काम पूरा किया। तो मुझे बाद में लगा शायद ये मुझे इसकी वजह से हुआ। पक्के तौर पे मैं नहीं कह सकता कि मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज हल्का सा दर्द हो रहा है तो शायद ये वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन की तो आपको वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। इससे अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार का भी प्रोटेक्शन है सर। और वैक्सीन के बाद भी किस तरह के जो हमें प्रिकॉशंस आजमाने वो क्या क्या हैं? कोरोना में एक चीज़ तो सिखाई है कि हमें डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई का जो हमें सिखाया उसे हमें जीवन भर अपनाना चाहिए जी। क्योंकि बीमारी सिर्फ एक ही नहीं है कोरोना। अब आप देखें गर्मियों में हमारे यहाँ पे डायरिया या दस्त के मरीज होते थे, फिर डेंगू होता है। तो ज़्यादातर बीमारियाँ ऐसी है जो कि समाज में सही तरीके से साफ सफाई ना होने से या पानी के इकट्ठा होने की वजह से ही हो रही है। जी बिल्कुल। तो हमने इस साल नहीं देखी है बीमारियां, इस साल बहुत कम रहा, ना सरकारी अस्पताल में आए ना प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आए, नहीं तो इसी से मरीज भर जाते थे अस्पताल हमेशा। बिल्कुल, बहुत अच्छी यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात कही कि साफ सफाई का आप ज़रूर ध्यान दें। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है सर, आपको क्या सिखाया? मेरे को मतलब हर फ्रंट में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि भाई जो हम काम करते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा भी करनी चाहिए, जो हम हमेशा नज़रअंदाज कर रहे थे, लोगों के लिए कर रहे थे, लेकिन अपनी सुरक्षा नज़रअंदाज करनी है तो सभी जो भी मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे नर्स है या कोई भी है, वो मास्क लगाएं, मरीजों को देखें, जो सीरियस मरीज है उस पर खास ध्यान दें, इन्फेक्शन वाले मरीजों पे तो मास्क अवश्य लगाएं आईसीयू में। जी। एक तो ये मैंने सीखा, और दूसरा प्रॉपर डिस्टेंस रखना अपना, और इसके अलावा मैंने ये सीखा कि भाई जो मरीज हैं उनको भी साफ़ सफाई और मास्क पहनना चाहिए, इससे हमारी जो बीमारियां हैं वो कम होगी। थर्ड मैंने ये भी सीखा कि परिवार को भी समय देना चाहिए। आप लोगों के लिए सर कितना चैलेंजिंग कोरोना पीरियड, क्योंकि सबके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, तो आप लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग रहा होगा। क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे? हाँ, कोरोना काल में जब शुरुआत हुई तो मोदी जी ने कहा कि अब जो है इस लॉकडाउन होता है, तो लॉकडाउन शुरू होते ही हमारे अस्पताल सब, किसी को कुछ नहीं पता था, ओपीडी बंद हो गई, तो समझ में नहीं आया क्या करना है, क्योंकि मरीजों के फ़ोन लगातार आ रहे थे। मेरी स्पेशलिटी ऐसी है कि डायलिसिस होती है, तो मरीज़ डायलिसिस नहीं होगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो मुझे काम करना था, तो मैं गया वहाँ पर, मैंने काम किया। तो उस वक्त लोग अपना इलाज सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सब बंद हो चुका था, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद था। तो उस वक्त मेरा काम और बढ़ गया शुरुआती दौर पे, और वहाँ से दूसरी तरफ कोरोना का भय था कि अगर कोरोना हो गया तो जब
यूरोप और बड़े बड़े कंट्रीज़ नहीं बचा पा रहे अपने लोगों को, चाहे वो मेडिकल हो चाहे आम आदमी हो, तो डर तो था ही कि कुछ हो गया तो हम तो प्राइवेट में, हमारे को तो कोई वैसे भी नहीं देखेगा कुछ हो गया तो खैर फिर भी हमको ये भी पता था अगर वो मरीज मर गए तो क्या होगा। तो इसी उधेड़-बुन में बहुत चैलेंजिंग रहा, पर जब काम किया तो धीरे धीरे समझ आती रही काम तो करना है, सावधानी पूर्वक काम करो और अपने स्टाफ का ध्यान रखो जो काम कर रहा है, और मरीजों का ध्यान रखो, साफ़ सफाई करो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क डिस्टेंसिंग जो बताया गया वो बहुत ज़रूरी है, हमेशा के लिए करो। ये रहा। फिर धीरे धीरे करके जब सब चीज़ें ठीक होने लगी तो अब तो हमारे को कोई ऐसा ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। जो है उसमें काफ़ी प्रशासन के आदेश भी आए कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो भी करने में हमारा बहुत चैलेंजिंग रहा था उसको निभाने में, पर सब हो गया क्योंकि सब लोगों का एक ही लक्ष्य था कि भाई लोग जो हैं उनको कोरोना से बचाया जा सके। जी सर, अब चलते चलते सर मैं एक सवाल आपसे लास्ट सवाल लूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए, आप जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ होम रेमेडीज़ अगर आप चलते चलते उन्हें दे दें। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना सबसे ज़रूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए। हमें खाना जो है जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम, पानी कम से कम 6 गिलास पिएं, डेली की फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर जो शरीर का मेटाबॉलिज्म हाई रहे और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलने की क्षमता रहे हमारे अंदर जी। इसके अलावा अच्छी आदतें रखनी है, जिसमें स्मोकिंग को देखा गया कि किडनी की बीमारी को बढ़ाता है, तो इसको नहीं लेना है। एक तो लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा अगर दर्द की दवाइयों का सेवन करना है तो उसको बहुत सोच समझ के डॉक्टर की सलाह से करें। तीसरा, अगर शुगर और बीपी हो जाता है तो उसको हम प्रॉपर समय पे इलाज लें और उसका सही इलाज लेके उसे काबू में रखें। ये मेन टिप्स हैं मेरी। धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर HS भंडारी जो हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही आप सभी दर्शकों को किडनी रोगों से अवगत कराया और बहुत सारे टिप्स भी दिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।